स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डे यूट्यूब चैनल पर क्लास नंबर 26 में। इससे पहले आपके 25 क्लासेस हो चुकी हैं जिनका प्लेलिस्ट बना दिया गया है आपके ग्लोबल डे के यूट्यूब चैनल पर। वहां से जाकर आप लोग कोई भी क्लास आसानी से देख सकते हैं और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी अब बेहतर कर रहे होंगे, क्योंकि अब एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो अब आप लोग तैयारी अपना बेहतरीन कर दीजिए, क्योंकि अगस्त से एग्जाम होने हैं। तो भाई अगस्त आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो अभी हमारा कंट्रोल पैनल का चैप्टर चल रहा था। कंट्रोल पैनल के चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कर लिए थे। अब आज भी उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं हम लोग। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण है। दो अलग अलग अर्थिंग बस इसीलिए किया जाता है ताकि कहीं यदि किसी भी एक अर्थिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई डिफिशियंसी आ जाती है, तो हमारी दूसरी अर्थिंग आसानी से काम कर दे और इक्विपमेंट को या मनुष्य को खतरा होने से बचा ले। यही मेन फायदा होता है। ठीक है, तो इंश्योर वन अर्थिंग इन केस ऑफ अदर फेल्योर। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें ए बी सी डी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, किसी एक के फेल होने के केस में दूसरा आसानी से काम कर जाए, बस इसीलिए हमारा अर्थिंग की दो अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि विच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज्ड। किस सर्किट में लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। तो लिमिट स्विच होता कैसे है, पहले तो ये मैं दिखा दूं आपको, फिर मैं बताता हूं कि लिमिट स्विच का यूज कहां पे करते हैं। देखिए इधर हमने लिमिट स्विच लिया है। लिमिट स्विच कुछ इस तरीके का होता है ये। ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है और ये मोटर मोटर और फ्रेम कह सकते हैं या फिर फाउंडेशन कह सकते हैं। फाउंडेशन के बीच के डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, और अक्सर इसका यूज कहां पे करते हैं। अक्सर इसका यूज हम लोग करते हैं लिफ्ट सर्किट में। लिफ्ट सर्किट में, ठीक है, यह है आपका लिमिट स्विच। और इस लिमिट स्विच का काम क्या होता है। इसका काम होता है कि मोटर के और फाउंडेशन या जो भी आपका संरचना दिया हुआ है लिफ्ट के और मोटर के बीच का, उसके बीच के गैप को मेंटेन करने के लिए लिमिट स्विच का यूज किया जाता है आपके कंट्रोल पैनल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट सर्किट में लिमिट स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। कोई एक संयोजक है, संयोजक बोले तो कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर में बोला है कि वोल्टेज और बिजली, वोल्टेज और धारा का चयन कैसे किया जाता है। ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो इसका चयन करने के लिए हमें देखना होता है कि जो हमारी 9 वोल्ट कॉइल है, वो 9 वोल्ट कॉइल कितने रेटिंग की है या 9 वोल्ट कॉइल में कितना प्रतिरोध है। जो हमारी 9 वोल्ट कॉइल है, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा एनवीसी के बारे में। एनवीसी जो है ना, ये पतले तार के बनाई जाती है। पतले तार की बनाई जाती है। पतले तार की बनाई जाती है 9 वोल्ट कॉइल। ठीक है, इसकी और एक खासियत क्या होती है कि यह जो है अधिक टर्न की बनी होती है। पतले तार की तथा टर्नों की संख्या अधिक होती है। ऐसे लिख लो, इसमें टर्नों की संख्या अधिक होती है। इसमें टर्न्स की संख्या अधिक होती है। टर्न्स की संख्या अधिक होती है। ठीक है, टर्न्स की संख्या अधिक होती है जो हमारी 9 वोल्ट कॉइल होती है। और यदि तार पतला है तो इसका मतलब क्या है कि इसका प्रतिरोध भी अधिक होगा, है ना। यदि तार पतला है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि संयोजक का चयन करने के लिए मानदंड क्या है। क्या क्राइटेरिया है, मानक दंड क्या है, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो किसकी क्राइटेरिया पूछ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर की क्राइटेरिया पूछ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ लोड कनेक्शन, सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, प्लेस ऑफ यूज द कॉन्ट्रैक्टर। कहां पे कॉन्ट्रैक्टर आप यूज कर रहे हैं, उस जगह के हिसाब से सेलेक्ट किया जाता है। ये बात एकदम गलत हो जाएगी। सप्लाई वोल्टेज, आपके पास कितना वोल्टेज है और कितना लोड है, उस हिसाब से हमारे कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
Which accessory is used to mount MCB OLR in the panel board without using screw? इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें हमने दो चीज बताया था आपको, एक जी चैनल बताया था और एक हमने आपको डीन रेल बताया था। ठीक है, तो वहां पे शायद मैं कुछ गलत बोल दिया था। डीन रेल जो होता है, डीन रेल में हम लोग एमसीबी लगाते हैं बिना पेंच के। डीन रेल में एमसीबी बिना पेंच के लगाते हैं। वहीं पे यदि हमें जी चैनल में लगाना होगा तो जी चैनल में हम क्या करते हैं, वहां पे हमें पेंच लगाना पड़ता है। ठीक है, और यदि डीन रेल में एमसीबी को लगाना है तो वो संरचना जो है ना वो उसी आकार की बनी होती है कि जितना एमसीबी के बीच का गैप होता है वो सीधे सीधे उसमें फिट आ जाता है डीन रेल में। ठीक है, तो यहाँ पे डीन रेल एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें बिना पेंच के या बिना स्क्रू के एमसीबी को लगाया जाता है, एमसीबी को लगा दिया जाता है। ठीक है, लगा दिया जाता है। और डीन रेल कैसा होता है ये यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जो लोग पिछली क्लास मिस किए हैं उसको जाके आसानी से देख सकते हैं। उसमें हमने डीन रेल, जी चैनल, ग्रोमेट, फिर आपका नायलॉन टाई, ये कैसा होता है सारा चीज हमने एक ही जगह इकट्ठा करके बताया है, जहां से आप आसानी से इन सब क्वेश्चन को कर सकते हैं एक बार देखने के बाद। ठीक है, चल किस प्रकार का उपकरण मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? हीटिंग और ओवरलोडिंग, देखो हीटिंग और ओवरलोडिंग की बात यहाँ पे भी आ गई है। जैसे ही हीटिंग और ओवरलोडिंग की बात आती है तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि देखो थर्मल रिले का कहीं पे यदि कनेक्शन आ जाए, कहीं पे भी यदि थर्मल रिले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें थर्मल रिले यदि क्वेश्चन में तो आंसर उसका ओवरलोड करंट हो जाएगा, और यदि ओवरलोड क्वेश्चन में है तो थर्मल रिले उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है? ओवर हीटिंग पूछ दिया ना या फिर ओवरलोडिंग पूछ दिया है। ओवरलोडिंग यहाँ पे क्वेश्चन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मल रिले हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी क्लास में देखिएगा लास्ट में एक और क्वेश्चन आएगा जहां पे ये थर्मल रिले क्वेश्चन में, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा? ओवरलोडिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने के लिए बस इसी चीज को याद रखेंगे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ जी चैनल इन कंट्रोल पैनल? जी चैनल का यूज क्या होता है कंट्रोल पैनल में? कंट्रोल पैनल में जी चैनल का यूज क्या होता है? तो फॉर फिक्सिंग टर्मिनल कॉन्टैक्ट्स को फिक्स करना, यही काम होता है आपके जी चैनल का। जैसे आपका डीन रेल था उसी तरीके से आपका जी चैनल भी होता है, और जी चैनल में भी क्या किया जाता है? इक्विपमेंट्स के टर्मिनल को बस फिक्स किया जाता है, बस यही काम होता है आपके जी चैनल का भी। ठीक है भाई, चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का कार्य क्या है? अभी हमने लिमिट स्विच आपको दिखाया है कुछ देर पहले, लिमिट स्विच कैसा होता है, और लिमिट स्विच का कार्य भी हमने आपको वहीं पे बताया था कि जो डिस्टेंस होती है किसके किसके बीच, मोटर के बीच और फ्रेम के बीच, या फिर कह सकते हैं कि फाउंडेशन के बीच, उस गैप को या उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवर हीटिंग, ये बात एकदम गलत हो जाएगी। कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवर स्पीड, ये भी बात गलत हो जाएगी। कंट्रोल मशीन फ्रॉम ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के लिए तो एकदम नहीं। कंट्रोल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ एनी मशीन, हाँ डिस्टेंस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारा लिमिट स्विच यूज किया जाता है। एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव लोड? देखो यहाँ पे बात क्या है? एसी रेजिस्टेंस एंड इंडक्टिव लोड की बात किया है। ठीक है ना, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो आपका AC1 टाइप का होता है ना, AC1 टाइप का जो आपका ड्यूटी साइकिल वाला ये होता है कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर केवल और केवल रजिस्टिव लोड के लिए लगाया जाता है, केवल और केवल रजिस्टिव लोड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और जो आपका AC2 है, AC2 रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड दोनों तरह के लोड के लिए आपका AC2 कॉन्ट्रैक्टर लगाया जाता है। AC2 कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड, रजिस्टिव लोड एंड इंडक्टिव लोड, इन दोनों के लिए आपका लगाया जाता है AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, AC3 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर किस लिए लगाया जाता है? हाई इंडक्टिव लोड, हाई इंडक्टिव लोड। ठीक है, हाई इंडक्टिव लोड,
और जो आपका AC4 है ये किस लिए लगाया जाता है, ये भी लगाया जाता है आपका हाई इंडक्टिव लोड, हाई इंडक्टिव लोड के लिए भी ये भी लगाया जाता है। लेकिन बस इन दोनों में फर्क क्या होता है, इन दोनों में फर्क ये होता है कि ये जो आपका AC4 है, AC4 बीच में कहीं भी मशीन को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है या बार बार मशीन को थोड़ी देर के लिए रोक सकता है, चालू कर सकता है, रोक सकता है, चालू कर सकता है। ठीक है, तो रजिस्टिव लोड को ऑन ऑफ करने के लिए, रजिस्टिव लोड को ऑन ऑफ करने के लिए आपका लगाया जाता है AC1 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड इन दोनों तरह के लोड को ऑन करने के लिए हम लोग लगाते हैं, ऑन या ऑफ करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, AC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर। और AC3 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर किस लिए लगाया जाता है भाई, हाई इंडक्टिव लोड के लिए। और AC4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर आपका हाई इंडक्टिव लोड और बार बार मशीन को बंद या चालू करने के लिए भी हम लोग इस तरीके का AC कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं। AC का मतलब हो गया कि AC कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ DC कॉन्ट्रैक्टर की भी बात किया है। DC कॉन्ट्रैक्टर क्या है, DC कॉन्ट्रैक्टर देख लीजिए यहाँ, जो आपका DC1 है, DC1 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वो प्रतिरोधात्मक लोड मोटर लोड को छोड़कर, इसलिए मतलब प्रतिरोधात्मक लोड और मोटर लोड को छोड़ के बाकी जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए या बंद करने के लिए हम लोग DC2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर यूज करते हैं। DC3 टाइप का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका यूज हम लोग करते हैं इंचिंग के साथ स्टार्ट और बंद करने के लिए। ठीक है, इंचिंग क्या होता है भाई, मशीन के स्पीड को कंट्रोल करना, जॉगिंग या इंचिंग कहलाता है। ठीक, DC4 टाइप का जो आपका कॉन्ट्रैक्टर DC कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका यूज हम लोग करते हैं सीरीज मोटर को स्टार्ट करने या फिर बंद करने के लिए। DC5 का जो कॉन्ट्रैक्टर है इसका यूज कहां पे किया जाता है, सीरीज मोटर को इंचिंग और प्लगिंग के साथ स्टार्ट और बंद करने के लिए, इंचिंग और प्लगिंग के साथ स्टार्ट करने और बंद करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह इकट्ठा कहीं नोट कर लीजिए। थोड़ा क्लास जब आप लोग देख रहे हैं तो उस समय पेन पेपर लेके बैठा करिए, इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके इस चीज को जरूर नोट किया करिए साथ में। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपको जल्दी कोर्स में भी नहीं बताया जाता है, जो लोग कोर्स भी कराते हैं ना पेड कोर्स, वहां पे भी ये चीजें नहीं बताया जाता है जल्दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की एक खासियत होती है, स्टार डेल्टा स्टार्टर की खासियत ये होती है कि सबसे पहले वो मशीन को किस कनेक्शन में स्टार्ट करता है, स्टार कनेक्शन में। ठीक है, स्टार कनेक्शन में मशीन को स्टार्ट करता है और फिर उसके अंदर एक टाइमर सर्किट लगा रहता है, उसके अंदर एक टाइमर सर्किट लगा रहता है जिसका काम होता है कि कुछ देर बाद मशीन के कनेक्शन को, जो कनेक्शन दिया गया है, सप्लाई का कनेक्शन जो दिया गया है मशीन में, उसको कन्वर्ट करके किसमें कर दे, डेल्टा में कर दे। तो स्टार इसके बाद फिर आपका मेन हो जाएगा, फिर आपका टाइमर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा डेल्टा। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी दिख रहा है, स्टार, मेन, टाइमर और डेल्टा। टाइमर क्या करता है, टाइमर हम लोग 5 सेकंड 10 सेकंड जिस हिसाब से हमें रिक्वायरमेंट होती है या जिस हिसाब से हमारी मशीन को ऑपरेट कराना होता है उस हिसाब से हम लोग टाइमर में टाइम को सेट कर देते हैं और हमारी मशीन उतने देर बाद डेल्टा कनेक्शन में जुड़ जाती है, इसके बाद आसानी से चलती रहती है। ठीक है, वो काम कौन करता है, आपका टाइमर करता है। स्टार कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन में बदलने का काम टाइमर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट्ट क्यों लगाया, क्यों प्रदान किए जाते हैं। यार क्वेश्चन तो क्या ही बोल दिया हिंदी में, चलो इंग्लिश में पढ़ो। वाई कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड विद कंट्रोल ट्रांसफार्मर। अच्छा, कंट्रोल पैनल कंट्रोल ट्रांसफार्मर के साथ क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए जो आपके कंट्रोल ट्रांसफार्मर होते हैं इनका मेन काम यही होता है कंट्रोल पैनल में कि ये डायरेक्ट सप्लाई से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं। जो आपके कंट्रोल ट्रांसफार्मर होते हैं क्या करते हैं, ये ऑक्सिलरी कनेक्शंस देते हैं या फिर ऑक्सिलरी सप्लाई देते हैं टू मेंटेन रेटेड वोल्टेज। एकदम गलत हो जाएगा, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट, सहायक सर्किट को ऑपरेट करने के लिए हमारा जो कंट्रोल ट्रांसफार्मर है ये लगाया जाता है। ठीक है, कंट्रोल पैनल जो है या फिर कह सकते हैं कि जो भी आपकी कंट्रोल सर्किट है, कंट्रोल सर्किट को डायरेक्ट हम लोग मेन ट्रांसफार्मर से नहीं जोड़ते हैं। मेन ट्रांसफार्मर चूंकि हाई रेटिंग का होता है तो उससे हम लोग कनेक्शन इसका नहीं करते। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिससे इसका कनेक्शन कर देते हैं और आसानी से आपका कंट्रोलिंग होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम डिले रिले बंद हालत में होता है। टाइम डिले रिले यदि बंद हालत में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइमर तो हमारा टाइमर के यहाँ पे टाइमर के बारे में कुछ नहीं बोला है, टाइम डिले रिले के बारे में बात किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमारी मशीन जो होगी नॉर्मली चलती रहेगी। ठीक है, चलिए एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या होता है? पीवीसी चैनल, अरे पीवीसी पाइप या पीवीसी चैनल का यूज क्या होता है? बस उसका काम यही होता है कि उसमें तार को डाल के आसानी से हम लोग लेके चले जाएं बिना किसी नुकसान के। ठीक है, पीवीसी पाइप का यूज हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि कोई भी इंजरी ना हो या कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो, इंसुलेशन प्रॉपर प्रोवाइड करे, इसीलिए तो पीवीसी पाइप का यूज किया जाता है, पीवीसी चैनल का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए माउंटिंग एमसीबी, माउंटिंग रिलेज, पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन, एकदम करेक्ट हो जाएगा, पाथवे फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड प्रोटेक्शन। ठीक है ना, बस यही तो काम होता है आपके पीवीसी चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले। अब देखो 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 देखो, अभी हमने कुछ देर पहले आपसे बोला था ना कि जहां पे थर्मल रिले क्वेश्चन में दे दे तो उसका आंसर हो जाएगा ओवरलोड, और यदि क्वेश्चन में दे दे आपका ओवरलोड तो आंसर बन जाएगा आपका थर्मल रिले। देखिए यहाँ पे कुछ ही देर पहले आया था, वहां पे ओवरलोड क्वेश्चन में दिया था तो उसका आंसर बना था थर्मल रिले। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थर्मल ओवरलोड रिले? थर्मल ओवरलोड रिले आपका दे दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या बनेगा, स्विचिंग ऑन ऑफ सर्किट, प्रोटेक्टिंग द सर्किट फ्रॉम अर्थ फॉल्ट, ये तो एकदम गलत हो जाएगा, कंट्रोल द सर्किट बेस्ड ऑन टाइम डिले, प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरहीटिंग दिख गया ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट बताया है ना, थर्मल रिले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक, बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, पकड़ना रहता है और इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से बना लेना होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग कि औद्योगिक अनुप्रयोग के में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? ये कितना तगड़ा हिंदी लिखा है यार, क्या बोला है, इंग्लिश पढ़ो एक बार। Why sequential control of motor is required in an industrial application? अच्छा, मोटर के सिक्वेंशियल कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में मोटर के सिक्वेंशियल कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों किया जाता है सिक्वेंशियल कंट्रोल? आपके सामने क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, टू शेयर मोर लोड, अधिक लोड को शेयर करने के लिए, टू रिड्यूस पावर कंजप्शन, पावर कंजप्शन को कम करने के लिए, टू मिनिमाइज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, देखो सिक्वेंशियल कंट्रोल इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आप अपने गांव के आसपास कहीं चक्की उक्की पे जाते हो, आटा चक्की पे, तो आप लोग ये देखते हो कि एक बड़ी सी पुलिया लगाया रहता है वो, या एक बड़ा सा आपका शाफ्ट लगाया रहता है वो बंदा, और उसी पे कई सारी पुलिया चलती रहती है और उसकी मशीन भी चलती रहती है। लेकिन गलती से यदि वो फाउंडेशन खराब हो जाए, वो शाफ्ट खराब हो जाए, या उसका थोड़ा सा मूवमेंट इधर उधर हो जाए, तो आपकी जितनी भी मशीनें हैं सारी मशीनें एक साथ बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज से बचने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है इंडस्ट्री में, भाई इंडस्ट्री में एक घंटे में लाखों में आपके प्रोडक्ट्स निकलते हैं, करोड़ों नहीं सॉरी, लाखों में प्रोडक्ट आपके निकलते हैं, या हजारों में प्रोडक्ट निकलते हैं एक घंटे में। यदि एक घंटे के लिए मशीन बंद हो जाए, इंडस्ट्री बंद हो जाए, तो फिर समझो कि कितना घाटा होगा उसके ऑनर का। ठीक है, इसी वजह से इसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल किए जाते हैं आपके मोटर्स में, और ये सीक्वेंशियल कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि एक्यूरेसी को मेंटेन किया जा सके, परिशुद्धता बढ़ाया जा सके मोटर्स का। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्यूरेसी की बात कहीं पे किया है, डी ऑप्शन में किया है एक्यूरेसी की बात, टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग सीक्वेंशियल कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रीज में। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप बेहतरीन तरीके से क्लास को समझ पाए होंगे। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए अब थोड़ा सा मैं फास्ट क्वेश्चन को इसलिए किया कि भाई अब धीरे धीरे आपका एग्जाम आ रहा है, तो थोड़ा तो फास्ट चलना पड़ेगा। ठीक है भाई,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।